हेलो गाइस, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस करती है। जब 1972 में यूरुग्वायन की एक फ्लाइट एंडीज के दूर दराज के बर्फीले पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गई थी, लेकिन इस फ्लाइट में सब पैसेंजर्स की जान नहीं गई थी और पहाड़ों में फंसने वाले वो पैसेंजर्स तब वहाँ कैसे सरवाइव कर पाए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पर इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हमारे चैनल पे आपको बीस्ट मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। ये कहानी है रिसेंटली विडोड डॉक्टर नीट सैमुअल्स और उनकी 2 टीनेज डॉटर्स की, जब वो अपनी डॉटर्स को अपनी मिसेस का होम टाउन विजिट करवाने साउथ अफ्रीका के घने जंगल्स विजिट करते हैं और ये हीलिंग जर्नी कैसे एक पागल शेर से सर्वाइवल की खौफनाक फाइट में बदल जाती है और क्यों एक पागल शेर उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। जानने के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फिल्म का स्टार्ट होता है 1972 में, जहां स्कूल के कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो रग्बी प्लेयर्स थे और वो सब एक ट्रिप पर जाने का प्लान करते हैं। उस वक्त एक फोर्स फ्लाइट सैंटियागो जा रही थी और टिकट्स काफ़ी चीप थी, तो उन्होंने अपनी और अपनी फैमिलीज़ के लिए टिकट्स बुक कर ली थी। रग्बी टीम में टोटल 19 बॉयज़ थे और फ्लाइट में टोटल 45 पैसेंजर्स थे। सभी बहुत एक्साइटेड थे। जब प्लेन टेक ऑफ करता है वो अचानक से हिलने लगता है। उनका फ्रेंड उन्हें बताता है कि दरअसल यहाँ पर एक पहाड़ है जो चीज़ों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए फ़्लाइट दूसरा रूट लेती है ताकि वो डेस्टिनेशन पर सेफली पहुँच सके। जब वो उस रूट से जा रहे थे तो अचानक तेज़ तूफान आता है जिससे फ़्लाइट डगमगाने लगती है और प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और आधा हिस्सा नीचे गिर जाता है। दूसरा हिस्सा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और उसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। एक लड़का पायलट के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि वो बैडली इंजर्ड है, जिसकी वजह से वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। पायलट मरने से पहले दुआ करता है कि सब पैसेंजर्स सरवाइव कर जाएं, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री होता है और यहाँ इस टेम्परेचर में सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल है। रात को सब प्लेन में ही स्टे करते हैं, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से सर्दी अनबेरेबल होती है। अगले दिन सूरज को देखकर उन्हें कुछ तसल्ली मिलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उस ठंड में कुछ और पैसेंजर्स भी मारे गए थे। वो सब डिसाइड करते हैं कि डेड बॉडीज़ को साइड पर रख देंगे और 11 डेड बॉडीज़ को एक जगह पर रख देते हैं और उसके बाद वो खाने की तलाश में सबका सामान चेक करते हैं और उन्हें जो मिलता है वो आपस में बांट लेते हैं। मार्सलो, जो कि रग्बी टीम का कैप्टन था, सबको कम खाने की सजेशन देता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल के लिए खाने की बचत करना होगी। जब रात होती है तो फिर से ठंड बढ़ जाती है, जिस वजह से वो बैग से प्लेन के होल को कवर कर देते हैं और ठंड से बचने के लिए प्लेन के अंदर जाके सो जाते हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और एक दोस्त जो काफ़ी इंजर्ड था उसे होश आ जाता है। उसकी मदर और सिस्टर भी इसी फ्लाइट में शामिल थे। फिर उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि अब उसकी मॉम नहीं रही, लेकिन उसकी बहन अभी भी जिंदा है और वो भी अपने भाई की तरह काफ़ी ज़ख्मी है। ये देखकर वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किए हुए हैप्पी मोमेंट्स को याद करता है। अगले दिन वो वहाँ पर एक क्रॉस बना देते हैं ताकि अगर वहाँ से कोई फ़्लाइट गुजरे तो उन पर नज़र पड़ सके और हेल्प के लिए वो लोग आ सकें। तभी उन्हें वहाँ पर एक फ़्लाइट आती नज़र आती है और थ्रू रिफ्लेक्शन वो प्लेन को सिग्नल देने की बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन फ़्लाइट उन्हें नहीं देख पाती और वहाँ से चली जाती है। अब वो सब मदद का इंतज़ार कर रहे थे मगर कोई भी मदद नहीं आती, तो उनका फ्रेंड नोमा उनसे कहता है कि यहाँ बैठने से कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हें प्लेन का दूसरा पार्ट ढूंढना होगा। उसमें रेडियो है जिसके थ्रू वो कांटेक्ट कर पाएंगे और बता पाएंगे कि वो लोग कहाँ पर हैं। ये सुनकर 4 लड़के निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत चलने के बाद जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचते हैं उन्हें प्लेन का कोई पार्ट वहाँ नज़र नहीं आता। वो समझ जाते हैं कि वो पार्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है और वो कहीं बहुत दूर किसी पहाड़ी पर गिरा है। कुछ दिन और इसी तरह गुजर जाते हैं और अब खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था और भूखे पेट रहने से सबकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। उन सबको जो मिलता वो लोग खा जाते थे, यहाँ तक कि कभी कपड़े और कभी नेल्स यानी नाखून भी। लेकिन एक पर्सन कहता है कि उनके पास खाना मौजूद है। वो कहता है हमारी बॉडीज़ को प्रोटीन की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें डेड बॉडीज़ को खाना होगा।
ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो पागल हो गया है। कुछ दिन बाद नंदू, जो खुद बहुत इंजर्ड था, उसकी सिस्टर भी मर जाती है और उसकी मौत पर नंदू और उसके फ्रेंड्स बहुत रोते हैं। नंदू सबसे कहता है कि उनको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा, इसलिए कुछ लोग डेड बॉडीज को खाने का फैसला करते हैं। तभी वो बाहर जाते हैं और मुर्दों के मांस के टुकड़ों को खाने लगते हैं। सब डेड बॉडीज में से कोई ना कोई किसी का रिलेटिव या जानने वाला था, इसलिए वो टीम बनाते हैं जो डेड बॉडीज का मीट लाएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने किसका मीट काटा है। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही ह्यूमन डेड बॉडीज का मीट खाकर सरवाइव करते हैं और अचानक उन्हें एक सूटकेस में एक पुराना रेडियो मिलता है। वो जैसे ही उसे ऑन करते हैं तो उस पर न्यूज़ आने लगती है। न्यूज़ में इन्फॉर्म किया जाता है कि फ्लाइट को ढूंढते टीम परेशान हो गई है। असल में वो प्लेन वाइट कलर का था और वो ऐसी जगह गिरा था जहाँ हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, जिसकी वजह से उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था और अब ये लोग रेस्क्यू मिशन बंद करने वाले थे। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन अब उन्हें सरवाइव करने के लिए कुछ तो सोचना ही था, क्योंकि वो उम्मीद खत्म कर चुके थे कि उनकी मदद के लिए कोई आएगा। अब वो डिसाइड करते हैं कि कोई से 3 लड़के प्लेन के टूटे हुए पार्ट को ढूंढेंगे। वो तीनों जब ब्रोकन पार्ट को ढूंढने निकलते हैं तो उनका सफ़र बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री से अब -50 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। उन सबको उनके मरे हुए दोस्तों की लाशें मिलती हैं। वहाँ उन्हें कुछ सूटकेस भी मिलते हैं। उन सूटकेस को वो अपने पास रख लेते हैं। रात को ठंड में उनके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं, जिस वजह से एक पर्सन को ठंड की वजह से दिखना बंद हो जाता है। अगली सुबह वो लोग वापस आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, बट वो प्लेन का ब्रोकन पार्ट उन्हें कहीं नहीं मिला। एक रात को जब वो सब प्लेन में आराम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बर्फ़ का तूफान आता है, जिसकी वजह से उनका प्लेन ढक जाता है। वो सब बर्फ़ में दब जाते हैं और एक एक करके सबको बाहर निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग बर्फ़ में दबने की वजह से मारे गए थे। बचे हुए लोग ऊपर आते हैं, लेकिन तूफान बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उनका पूरा प्लेन ही बर्फ़ में ढक जाता है। अब उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, तो वो एक रोड को प्लेन के आर पार कर देते हैं, जिससे हवा आने की वजह से वो सांस ले पाते हैं। बर्फ में दबे होने की वजह से उनका कैप्टन मार्सलो भी मारा गया था। फिर आंधी टल जाती है और नोमा को घुटन होने लगती है और वो प्लेन का ग्लास तोड़ने लगता है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। वो घंटों कोशिश करता है और उसके पैर में ग्लास लग जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और बर्फ़ को खोदने लगता है, जिसकी वजह से सूरज नज़र आता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। एक एक करके सब बाहर आते हैं और लाशों को भी बाहर निकालते हैं, और जो लोग पहले इंसानी मीट खाने पर एग्री नहीं हुए थे अब वो भी खाने लग गए थे। एक पैसेंजर कहता है कि अब वो हिम्मत हारने लग गया है, उसे लगता है बहुत जल्द वो मरने ही वाला है। नोमा उसे कहता है कि वो उम्मीद ना छोड़े, बट अगले दिन उस पैसेंजर की मौत हो जाती है। अब उन्हें किसी भी हाल में प्लेन का दूसरा पार्ट ढूंढना ही था। 4 लोग फिर से उसे ढूंढने के लिए सफ़र पर निकल पड़ते हैं। नोमा के पैर में इन्फेक्शन हो जाता है और वो चल नहीं पाता, इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि वो अपना सफ़र जारी रखें और वो वापस प्लेन में जा रहा है ताकि आराम कर सके। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और सफ़र तय करते हैं और घंटों चलने के बाद उन्हें प्लेन का सेकंड पार्ट मिल जाता है। उन्हें वहाँ और भी लोगों की लाशें और कई लगेज बैग्स मिलते हैं, जिसके अंदर काफ़ी खाना था, तो वो इसे रख लेते हैं। वहाँ उन्हें रेडियो मिलता है, जिससे वो हेल्प बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बात कोई भी नहीं सुन पाता, जिस वजह से उनकी आखिरी उम्मीद भी अब ख़त्म हो गई थी। दिन गुजरते जाते हैं और अब तो ह्यूमन मीट भी ख़त्म हो रहा था और उनके पास अब खाने को कुछ नहीं था। नोमा का दोस्त उसे समझाता है कि ज़िंदा रहने के लिए उसे मीट खाना ही होगा, और उसके कहने पर वो मीट का एक पीस मुंह में डालता है और निकल जाता है। उनके पास एक कैमरा था जिससे वो फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं, ताकि अगर वो किस्मत से सरवाइव कर पाएँ तो उन्हें ये सब सर्वाइवल स्ट्रगल्स याद रहें, और अगर वो ना बचें और किसी को कैमरा मिले वो समझ जाएं कि उन्होंने खुशी खुशी मौत को एक्सेप्ट किया था। अगले दिन नोमा की मौत हो जाती है क्योंकि उसके पैर का इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था और उसने बाकी कंपेनियंस के लिए नोट लिखा था कि वो उसका मीट खा सकते हैं।
कुछ दिन बाद वो लोग फैसला करते हैं कि वो सब यहाँ बैठे नहीं रहेंगे, इसलिए वो लोग सफ़र पर निकल जाते हैं ताकि वो लोग पहाड़ को पार कर सकें और उन्हें मदद मिल सके। कई दिन ट्रैवल करने के बाद वो लोग उस पहाड़ पर पहुँचते हैं जहाँ बहुत कम बर्फ़ थी। वो लोग वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि वहाँ कोई आबाद जगह उन्हें अभी भी नज़र नहीं आई थी। अभी भी काफ़ी पहाड़ है। ऑलमोस्ट 15 डेज़ चलने के बाद उन्हें एक नदी नज़र आती है जहाँ उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी नज़र आता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और उससे मदद मांगते हैं। वो आदमी ये खबर हेडक्वार्टर तक पहुँचा देता है, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि वो लोग अभी भी ज़िंदा हैं और उन सभी को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजी जाती है और बचे हुए सब लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वो सब अपनी अपनी फैमिली से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन 45 पैसेंजर्स में से जस्ट 16 लोग ही बच पाए थे। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।